हाँ भाई, कल आपने पढ़ा पैरेललोग्राम लॉ। वो कहता है अगर दो साइड्स हैं उसकी, वो टू डिफरेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो डायगोनल जो होगा, डायगोनल भी कौन सा, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला, वो रिजल्टेंट को क्या करेगा, शो करता है। इसके बाद हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पढ़ा। अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं आपके पास, एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो आता है वो आता है, फॉर्मूला याद रखना है अपने को, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर प्लस 2 मोड ए मोड बी कॉस थीटा अंडर रूट। ये निकल कर आता है, एक फॉर्मूला याद रखना है। ज़्यादातर मैं मोड वगैरह लगाऊंगा नहीं, डायरेक्ट लिखूंगा आर इक्वल्स टू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो मैं यूज करता हूँ इस चीज़ को। इसका मतलब क्या है, मोड ही होता है, मैग्नीट्यूड होता है केवल, ठीक है। इसके बाद इसकी डायरेक्शन देखिए हमने। डायरेक्शन के लिए आपको फाई निकालना है, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आपका फाई के फॉर्मूला होता है। इन दो फॉर्मूलों की आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ करें पहले आप लोग। कल हमने देखा कि जो आर मैक्स होता है वो आता है ए प्लस बी, और आर मिनिमम कितना होता है, ए माइनस बी। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर है उसकी रेंज क्या हो जाएगी, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। तो ए माइनस बी से लेके ए प्लस बी। तो यहाँ पर लिख लो, ये बात नोट डाल के, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, है ना। लिखो ये, द रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर तो डायरेक्ट लिखेंगे इस तरह से, जो आर होता है उसकी वैल्यू होती है आर मिनिमम से लेके आर मैक्स तक, और आर मिनिमम क्या था हमारा, ए माइनस बी से लेके ए प्लस बी। ये वाले बात याद रखनी है अपने को, ए माइनस बी से लेके ए प्लस बी होती है। इससे कई क्वेश्चन मिलते हैं आपको पेपर में। और कई जगह ए माइनस बी ना लिख के ए माइनस बी का मोड भी लगा देता है वो। इसका रीजन क्यों है कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है अपने को। कभी ये ए छोटा है, मान लो ए 2 है और बी 4 है, आप लोग -2, -2 नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है, 2 ही होती है। वैसे भी हम ए माइनस बी निकालते हैं तो जो बड़ा होता है उसमें छोटा सा घटा देते हैं, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन है, इसी पे एक क्वेश्चन बनेगा कि आपको मैं दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 5 and 10, 5 and 10। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसकी कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 4 ऑप्शन में दे रहा हूं। लिखो यहां पे, विच वैल्यूज आर पॉसिबल ऑफ देयर रिजल्टेंट। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फॉर बी ऑप्शन आपका 8, सी ऑप्शन आपका 15, डी ऑप्शन आपका 12, ई भी मान लो, चलो ई ऑप्शन मान लो 18। तो कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे इसमें से, कौन कौन से वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। तो आपको पता है जो रेंज आएगी आर की वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में आने वाली है। तो आप बोलेंगे तो कौन कौन से आएंगे बताओ। ये 4 पॉसिबल है क्या, 10 और 5 का ऐड करें तो मैक्सिमम 15 और मिनिमम कितना 5। तो जो रेंज है 5 से 15 के बीच में रिजल्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो 7.5 भी आ सकता है, 7.25 भी आ सकता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 तो कभी रिजल्टेंट इनका होगा ही नहीं, और कभी इनका 18 रिजल्टेंट नहीं हो सकता। तो ये 5 और 15 के बीच में जो वैल्यूज है, 5 भी इंक्लूड होगा और 15 भी इंक्लूड होगा, है ना, इक्वल का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या, ये वैल्यू भी क्या इंक्लूड है इसके अंदर।
तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि रेंज ऑफ रिजल्टेंट, क्योंकि रेंज ऑफ रिजल्टेंट की रेंज जो है वो आप लिखेंगे आर जो है आपका यहाँ पे 5 - 10 से लेके 5 + 10, मतलब ये -5 आएगा, लेकिन इसका मोड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है 5 ही है, 5 to 15। तो ये आपकी रेंज आ जाएगी 5 to 15। तो 5 और 15 के बीच में जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं वो सारी पॉसिबल हो जाएंगी। एक तो बी ऑप्शन पॉसिबल हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा बी सी डी। ठीक है, तो ये 18 और 4 जो है पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कई क्वेश्चन आपको सीट में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से करते हैं इनको। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन लिखें, है ना। ऐसा पूरी लैंग्वेज नहीं लिखा रहा मैं, ए वेक्टर का मोड दिया हुआ है आपका, कुछ भी मान लो 4, बी वेक्टर का मोड दिया हुआ है वो मान लो 3, ठीक है, और थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पे दो वेक्टर कितने एंगल पे हैं 90। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि 2 वेक्टर 90 पर होते हैं तो √a² प्लस b², है ना। देखते हैं फटाफट कैसे करेंगे इसको। अगर आपका ये ए वेक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है 4, ये आपका बी वेक्टर है, इसकी लेंथ है 3, ठीक है, ये आपका ए वेक्टर था। अब रिजल्टेंट जो आएगा इन दोनों का ये आएगा 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर रिजल्टेंट बनेगा आर वेक्टर ये। तो एक तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा है और ये एंगल फाई पूछा है, डायरेक्शन का मतलब फाई एंगल पूछा हुआ है। तो आपको पता है 90 पर जब होता है तो आर होता है आपका a² प्लस b²। 2ab cos थीटा भी आता है, लेकिन cos 90 क्या होगा 0, चाहे तो लिखो मत लिखो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको पता है 90 डिग्री पर जब होते हैं दो वेक्टर्स तो रिजल्टेंट होता है √a² प्लस b²। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 3², 16 + 9 25, तो 5 आंसर आ जाएगा। तो आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5। अगर आपको फाई निकालना है तो फाई बराबर क्या, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला। तो आप ये लगाएंगे यहां पर, देखो तो यहां पे अगर आप फाई निकालें तो फाई आएगा आपके पास tan इनवर्स b sin थीटा। साइन थीटा कितना 90, एक कितना वैल्यू पुट करता हूं, b की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू 4, 3 cos 90। बोलो क्या है, कितना एंगल आएगा निकल के बताओ ये। तो फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 sin 90 प्लस 4 3 cos 90। तो ये आएगा निकल के आपके पास फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 sin 90 कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा ऊपर 3 बच जाएगा, नीचे 4 और cos 90 0, मतलब फाई की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 3/4। ये कितने डिग्री के एंगल की वैल्यू है ये 37। तो आपको पता होगा, क्योंकि आप जानते हो अगर tan फाई अगर लिखें यहां से तो कितना आएगा 3/4, तो फाई कितना आ जाएगा यहाँ पे 37 डिग्री। तो आपका आंसर है 37 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए, 53 और 37 की सभी वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। साइन की भी, साइन बताओ सब लोग, साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, ठीक है, और cos 53 की वैल्यू 3/5, है ना। और देखो कंफ्यूजन होता है कि 3/5 होता है या 4/5 होता है cos में और इसमें। तो बड़े एंगल के लिए साइन की वैल्यू ज्यादा होती है और छोटे एंगल के लिए cos की वैल्यू क्या होती है ज्यादा होती है। cos 0 के आसपास 1 होता है और एंगल बढ़ता जाता है 90 पे 0 हो जाता है, ऐसे याद रखो। तो बड़ा एंगल 53 है तो 4/5 तो साइन के लिए आएगा और 3/5 क्या आएगा cos 5, और इन दोनों का रेशो निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो।
देखो एक दो रिजल्ट और याद रखने, डायरेक्ट इनको आगे में 12th क्लास में कहीं पे भी डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। जैसे आपसे बोले ये अगला क्वेश्चन लिखे, आपको दिया हुआ है इफ मोड ए इक्वल्स टू मोड बी एंड थीटा कितना है इन दोनों के बीच में 60 डिग्री, है ना। तो आपको रिजल्टेंट बताना है, फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट। तो आर का मोड निकालना कितना आएगा, कितनी वैल्यू आएगी उसकी। फाइंड रिजल्टेंट, √3 है ना, किसी एक का √3 टाइम हो जाएगा। मतलब यहां पे क्या है, आपका ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट कहीं आएगा आर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे कि मोड ए एंड मोड बी ये दोनों बराबर है। कई बार इनको एक्स मान लिया करो, बार बार यूज नहीं होगा, थोड़ा जो है क्वेश्चन सही हो जाएगी आपकी। तो इसको एक्स मान लो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आर की वैल्यू निकालें तो क्या होता है, आर का a² + b² + 2ab cos 60। अब बार बार मोड नहीं लगाऊंगा, पता है आपको भी, है ना, उससे स्पीड कम हो जाती है। a² भी x² है, b² भी आपका x² है, प्लस 2ab x² cos 60 क्या होता है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो आर की वैल्यू आएगी 3x² का अंडर रूट। तो आर कितना √3x, और x की वैल्यू क्या मानी हुई है, या तो आप मोड ए लिखो या क्या लिखो इसको मोड बी। x की वैल्यू आपने मानी हुई है ऊपर, तो आप लिखेंगे r = √3 टाइम्स ऑफ a। तो याद रखना है अपने को, ये इसको रिजल्ट याद रखना है। अगर दो सेम सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर 60 डिग्री पर हो तो रिजल्टेंट √3 टाइम्स आता है किसी एक का, है ना। याद हो तो अच्छी बात है ये रिजल्ट। और बताओ ये कितना एंगल बनेगा 30 डिग्री। जब इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं ना तो एकदम यहाँ पे जो होता है ना, इसका क्या बोलते हैं, इसको डिवाइड करता है ये इक्वल भाग में, है ना। तो ये पूरा आधा आधा एंगल डिवाइड हो जाता है, इसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं इसको शायद, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, अगर दोनों के सेम मैग्नीट्यूड है तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो 60 डिग्री एंगल हो तो आपको याद रखना है कि √3 टाइम्स ऑफ है। अब आगे कहीं क्वेश्चन आया, मान लो ये भी पता है 4 है, ये भी पता है 4 है, 60 डिग्री एंगल, डायरेक्ट लिख देंगे कितना 4√3 लिख देंगे उसको। तो सॉल्व नहीं करना, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रहेंगी तो आपको थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, और स्पीड भी मैटर करती है इधर। ऐसा नहीं कि आप आराम आराम से जो है लिख के आएंगे वहाँ पे, जो जितने ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आएगा उसके नंबर ज़्यादा आएंगे। और कल आपकी सीट डिस्कशन होगी, है ना, आधे घंटे मैथ वालों की, आधे घंटे बायो वालों की, जितना भी हो पाएगा करके आना आप लोग, है ना। रफ कॉपी चेक की जाएगी आपकी, क्या आप करते हो भी हो नहीं करते हो घर पे। अगला देखो यहाँ पे, ये भी याद रख लो, अगर ये सेम मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इफ मोड ए एंड मोड बी बराबर दिया हुआ है एंड थीटा इक्वल्स टू कितना 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट फाइंड करना है। फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट कर दो, क्या है बताओ। ऐसे ही करना है, सेम एग्जैक्ट यही है कुछ नहीं इसमें, ये सबका सही होना चाहिए। और जिससे नहीं होगा उसको क्या करना है पता है आप लोगों को, बता दूं मैं, घर पे जाके शीशे के सामने खड़ा होके खुद से ये कहना है मैं ही ऐसा क्यों हूं, है ना, कि जो मुझसे क्वेश्चन नहीं होते। तो ये सबका सही हो जाना चाहिए। क्या आंसर आ रहा है, ए के बराबर आता है ना। तो ए या बी के बराबर आ जाएगा। रिजल्टेंट भी इनके ही बराबर आता है। अगर 120 डिग्री पे सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर दिए हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट किसी एक के बराबर आने वाला है।
तो ये भी याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। रिजल्ट जो है आपको पता है, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका क्या बी वेक्टर है, और इस बार जो है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 120 डिग्री का बन रहा है, तो रिजल्टेंट बीचों बीच से जाएगा यहाँ पे आर वेक्टर। तो आर का मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को, तो बस चाहो तो ऐसे लिख लो एक बार इसको, अगर मोड ए और मोड बी बराबर एक्स मान लो इसको, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे लिखने वाले हो आर, तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 डिग्री। अब पता है किससे नहीं हुआ है, जिसको 120 डिग्री की वैल्यू नहीं पता थी, तो कॉस 120 डिग्री कैसे निकालो बताओ। इसको आप लिख देना कॉस 90 प्लस 30, है ना। कॉस 90 प्लस माइनस थीटा क्या होगा, साइन 30 तो हो जाएगा प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि ये 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉस होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस आएगा यहाँ पे, तो माइनस के 1/2। तो ये आप यहाँ पे -1/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे आर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ए और बी की वैल्यू चाहे तो एक्स लिख दो ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और -1/2। तो बचा क्या यहाँ पे, आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दो तो कट जाएगा यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ये कट जाएगा, तो आर की वैल्यू बचेगी एक्स, और एक्स किसके बराबर है, मोड ए या फिर मोड बी के बराबर। तो आर का वैल्यू भी आपकी मोड ए या फिर मोड बी के इक्वल आता है। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, अगर दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर 120 डिग्री पर दिए हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट उन्हीं के बराबर आता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में, और वही फिर से इक्वल है, तो यहाँ पे कितने एंगल बनेगा, ये 60 डिग्री बन जाएगा। ये फाई की वैल्यू है। और जिसको ये नहीं पता ये लिख लेना cos 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आपको केवल 90 तक की टेबल याद रखनी है, उसके बाद तो आपको निकालना आना चाहिए, कितना बड़ा एंगल क्यों ना हो, सबकी वैल्यू आ जाती है। लिख लिया आप लोगों ने ये। नेक्स्ट देखें, ये अभी लिखना मत आप लोग, मैं पूरा कर दूं तब आप उसको उतारना है, मैंने वीडियो को रोक दूंगा थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन भी है, रिजल्ट भी है, आप समझ लो कुछ भी चाहे। क्वेश्चन लिख लो पहले। तो क्वेश्चन यही है, अगर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आपको प्रूव करना है कि जो इनका रिजल्टेंट होता है वो एंगल बाइसेक्टर से पास होता है। मतलब देखो यहां पे, प्रूव डेट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड passing through their angle bisector, passing through their angle bisector। तो देखो क्या करना है, पहले उतारना नहीं इसको बिल्कुल भी, मैं समझ लो पहले, इसमें थोड़ा सा है मैथमेटिक्स थोड़ी सी। एंगल बाइसेक्टर, तो भाई आपके पास मान लो ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। इनके बीच एंगल क्या मान लो, थीटा। आपको दिया क्या है कि ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड दोनों क्या है, बराबर है, इसको एक्स मान लिया करो, ठीक है। क्योंकि बार बार मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर लिखना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है ना, उसके जगह एक्स लिख देंगे। और ये आपका रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर, ये आपका क्या है, फाई होगा। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको कि फाई जो है क्या है, θ/2, हाफ ऑफ थीटा, है ना, जब तो बनेगा एंगल बाइसेक्टर। ये प्रूव करना है आपको, फाई इक्वल टू θ/2, ये चीज़ प्रूव करनी है। अब कैसे करेंगे, अब फाई में तो फाई वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या था फाई का फॉर्मूला, tan इनवर्स b sin θ अपॉन a प्लस b cos θ, या फिर फाई के बजाय tan फाई लग दो, उससे जस्ट पहले वाला फॉर्मूला क्या था, b sin θ अपॉन a प्लस b cos θ। अरे tan को धर लाया तो tan इनवर्स बन गया, उससे पहले tan फाई तो था वो, तो tan फाई का फॉर्मूला होता है आपके पास b sin θ अपॉन a प्लस b cos θ।
अब ऐसा करो, बी और ए की जगह एक्स पुट कर दो, तो यहाँ पर आएगा टेन फाई इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा अपॉन एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा। एक्स कॉमन ले लो इसमें से, एक्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक्स से तो एक्स मर जाएगा, क्या बचा यहाँ पर टेन पाई। टेन पाई चाहे इधर ले देता हूँ इसको मैं ऊपर, आपका टेन पाई बचेगा इधर साइन नहीं साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स वाला पार्ट आ गया, बेसिक मैथ वाला, है ना। साइन थीटा क्या ले सकते हो आप लोग, जैसे आपको पता है ये कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं केवल साइन थीटा की बात करता, हाफ एंगल फॉर्मूले, है ना, तो यहाँ पे जब 2 थीटा था तो यहाँ पर थीटा आया। अगर यहाँ पर थीटा यूज करेंगे तो क्या आएगा, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। तो हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं इनको। ये आएंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो एक तो बात ये हो गई, तो लिख देता हूँ यहाँ पे ना, क्योंकि साइन थीटा जो आता है वो आता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। एक तो ये बन जाएगा, इसको नहीं लिखना। और ये चीज भी लिखनी पड़ेगी आपको, है ना। एक फॉर्मूला बनाया था मैंने आप लोगों को, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस में कॉस 2 थीटा बाई 2, है ना। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, अगर यहाँ से निकाले 1 प्लस कॉस 2 थीटा निकालें तो क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 2 थीटा की जगह में थीटा पुट करूंगा तो यहाँ कितना आएगा थीटा बाई 2। तो इसी के बेसिस पे आप लिखेंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आएगा यहाँ पे, इस तरह से आता है, ये समझा दिया मैंने। तो ये अब ये चीज इसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो टेन फाई इक्वल्स टू, इसकी जगह लिख देंगे आप लोग 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 कॉस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा यहाँ पे टेन फाई इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2। तो ये क्या बन गया, टेन फाई इक्वल्स टू टेन थीटा बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ कि सो डेट फाई इक्वल्स टू क्या है थीटा बाई 2, फाई इक्वल्स टू थीटा बाई 2। तो ये आपको प्रूव करना था, है ना। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैथ का यूज करना है। अब आप ये नोट कर लीजिए। देखो इधर, अगर आपसे बोले एक क्वेश्चन करो यहाँ पे, देखो ये अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन क्या है फिर करके बताओ। इफ ए प्लस बी मॉड इक्वल्स टू मॉड ए एंड मॉड बी, बराबर है सभी, है ऐसा कुछ दिया हुआ है ए प्लस बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अभी क्या है थोड़ी देर पहले ये कितना एंगल आएगा बताओ। ए प्लस बी का मोड क्या है, आर का मोड ही तो है। अरे ए प्लस बी का मोड क्या है, आर का मोड। 0 क्यों 120। देखो यहां पे इसका मतलब ए और बी दोनों बराबर हैं और रिजल्टेंट के बराबर हैं, तो कब आता है ऐसा ये 120 पे। उसको लिखने का तरीका कर दिया इसने भाई, इसको आप आर मोड लिख सकते हो नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हो कि आप जानते हो आर वेक्टर क्या होता है आपका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। अगर मोड लगा दूं मैं यहाँ पे तो ये क्या लिखा हुआ है, आर का मोड इक्वल टू ए का मोड इक्वल टू बी का मोड। कब आता है ऐसा
120 पाता है, पर आपको प्रूव करना है ना, पता तो है ही है पर इसको प्रूव करना है फिर भी। देखो तो क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए इसका, कि जो a प्लस बी का मोड है वो किसके इक्वल है, मोड a के इक्वल है। अब पता है इसका, जब आप ये r है रिजल्टेंट तो है, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग चाहो तो लिख लेना, r वेक्टर क्या होगा आपका a प्लस बी होगा, तो ये r वेक्टर का मोड है। तो r वेक्टर का मोड क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट इक्वल्स टू a, है ना। मैं मोड नहीं लगा रहा, सिंपल ए लिख रहा हूँ। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर मर जाएगा, यहाँ पे बचेगा b स्क्वायर, है ना। थोड़ा रोकना पड़ेगा भैया। तो इधर देखो आप लोग, यहां से ऐसे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। पर a इक्वल्स टू बी है, आप लिखेंगे क्योंकि a इक्वल्स टू क्या है, b, तो यहाँ पे भी आप चाहे तो बी स्क्वायर तो रहने दो, यहाँ पे भी a की जगह b रख दो, तो 2b स्क्वायर कॉस थीटा, बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा। अब b तो 0 होगा नहीं, वो तो दिया हुआ है उसकी वैल्यू, तो कौन 0 होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2, तो फिर -1/2 थीटा कब आता है, 120 डिग्री। तो आप लिखेंगे सो डेट थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन दी हुई है वेक्टर्स के लिए तो आपकी 120 डिग्री आएगा एंगल। लिख लो ये। तो ये वही बात थी जो थोड़ी देर पहले पढ़ी, लेकिन उसको अलग तरह से लिख किया इसने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखो, यहां पे इस तरह का कुछ दिया हुआ है, आपको एक क्वेश्चन है करना है ना, ए बी सी और 3 वेक्टर दिए हुए हैं, है ना। लिखो 3 वेक्टर्स ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर सच डेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर एंड देयर मैग्नीट्यूड्स 3, 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। ए बी सी के जो है मैग्नीट्यूड दिए हैं 3, 4, 5, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और 2 क्वेश्चन कर लो चाहो तो। ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और दूसरा क्वेश्चन कर लेना कोई भी बी और सी वेक्टर। 2 कर लो, 3 भी कर सकते हो, ए और सी भी निकाल सकते हो चाहो तो। देखना पड़ेगा, हाँ 90 जाएगा फर्स्ट का, तो ए और बी के बीच में 90 जाएगा। तो देखो क्या होता है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। जब आप लोग जिन 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है उनको एक साइड रखते हैं और तीसरे वाले को दूसरी साइड रखते हैं। तो यहाँ तो हमें ए और बी के बीच में निकालना इधर दिया हुआ है,
तो ए प्लस बी क्या दिया हुआ है, सी। फिर क्या करते हो, दोनों तरफ मोड लेते हो, मोड मतलब मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब चाहे तो पता है यहाँ पे रूट आने वाला है, इसलिए रूट कटाए तो क्या कर लो, स्क्वायर ही कर लो पहले ही, एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो यहाँ पे रूट था ना, अगर मैं यहीं पे स्क्वायर कर देता ना ऐसे यूं, तो ये वाला पार्ट नहीं लिखना पड़ता आपको, डायरेक्ट आप यहाँ आ जाते, रूट हट जाता वो। तो यहाँ पे मोड का स्क्वायर कर लिया करो जब भी करना हो। अब पता है इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब सब की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, और यहाँ बचेगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो ये आपका 25 प्लस ये कितना हो जाएगा, 24 कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना यहाँ पे 25, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 24 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा कितना 90 डिग्री, तो कॉस थीटा 0 आएगा, इसका मतलब थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो ये वाला हो गया पहला क्वेश्चन। तो क्या कंसेप्ट है, जिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल रखना है, निकालना है, उनको एक साइड लिखो और बाकी को दूसरी साइड लिखो, ठीक है। जैसे अब आपको बी और सी के बीच में एंगल निकालना है, तो बी और सी को एक तरफ और ए को एक तरफ रखो। तो आप देखो सेकंड क्वेश्चन क्या होगा इसमें। अच्छा, थोड़ा सा इसमें अलग चीज और आ जाएगी, वो आप याद रख लेना अभी थोड़ी देर के लिए, कल पढ़ा देंगे वो। तो आप इधर इधर तो रखो ए वेक्टर, इधर रख लो सी माइनस बी वेक्टर। जिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है उनको एक साइड रखना है और तीसरे वाले को अलग रखना है, ऐसे याद रखो बस आप लोग। अब यहाँ पे क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस वाला पार्ट है, तो यहाँ पे माइनस के 2ab cos थीटा आता है, इसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। एडिशन में आता है प्लस के 2ab cos थीटा, और यहाँ पे माइनस होता तो क्या आता है, यहाँ पे माइनस के 2ab cos थीटा। इतना याद रखो बस आप लोग, बाकी काम हो जाएगा, बाकी कल पढ़ा देंगे इसको क्या होगा ये। तो यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2cb cos थीटा। तो वैल्यू पुट करो, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, सी की वैल्यू 5 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 4 का स्क्वायर, माइनस में 2, सी कितना है 5 और बी कितना है, बी आ जाएगा आपके पास 4 और cos थीटा आपको निकालना है। तो कितना बचेगा देखो, यहाँ पे इधर बचेगा, इसको सबको इधर ले जाओ, ये 5 चौको 20 और 40, तो 40 cos थीटा इधर ले आओ, 25 प्लस 16 माइनस के 9, ये हो जाएगा 25 16, इसको लाएंगे इधर साइड तो माइनस 9 हो जाएगा ये। तो यहाँ हो जाएगा ये 40 cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 32 बच जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों ये 32। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू 32/40, तो 8 से कितना कटेगा ये 4 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो cos थीटा इक्वल टू 4/5। cos थीटा 4/5 मतलब कितना डिग्री एंगल, ये हो जाएगा आपके पास 37 डिग्री। तो आपका थीटा आ जाएगा यहाँ पे 37 डिग्री। तो इस तरह से दो वेक्टर्स के बीच में अगर ऐसा रिलेशन दे दिया जाए और आपसे पूछे बताओ क्या एंगल आएगा, तो आपको ऐसे ही करना है। जिन दो वेक्टर्स को आपको एंगल निकालना है उनको एक साइड रखो, दोनों तरफ मोड़ करके स्क्वायर करके आप जो है यहाँ पे, ये अगर प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस आता है, इतना याद रख लो, और यहाँ पे माइनस होता है तो क्या आता है यहाँ पे माइनस के 2ab cos थीटा आता है। बाकी कल समझा दूंगा कैसे आता है वो, है ना। आज इतना याद रखो वैसा भी आप लोग नोट कर लीजिए। देखो एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे
कई जगह पूछा जाता है, इसको याद रखना है। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद उसका कंसेप्ट क्या है। आपको ने कई बार ने वो 3-4 ऑप्शन देगा, उसमें पेयर्स बना कर देगा वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, और फिर पूछेगा आपका कि कौन सा पेयर से आपको रिजल्टेंट 0 आ सकता है ना। तो ये फॉर्म क्वेश्चन लिखो पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेक्टर्स कैन बी गिव 0 रिजल्टेंट, ऐसे लिख लो। तो किससे 0 आ सकता है? 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं यहां पे। ए ऑप्शन है आपके पास यहां पे 3, 4 एंड 5। बी ऑप्शन 10, 10, 20। सी ऑप्शन 4, 6, 15। डी ऑप्शन 2, 4, 5। ऐसा कुछ लिख दिया आपको। तो कौन कौन से पेयर से आपका 0 रिजल्टेंट आ सकता है? तो इसमें क्या कंसेप्ट याद रखो, ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है केवल यहाँ पे 3 ही मिलेंगे आपको, ये एक और जोड़ दें आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता वो। तो इसमें क्या कंसेप्ट है, जो स्मॉलर वेक्टर्स हैं, मतलब स्मॉलर मैग्नीट्यूड के जो वेक्टर हैं, उनका सम अगर जो बड़ा वाला जो वेक्टर है उससे ज़्यादा आता है तो 0 हो जाएगा, तो नहीं तो 0 नहीं होगा। क्या समझ में आया आपको? जो छोटे वाले वेक्टर्स का सम जो है वो सबसे बड़े वेक्टर के सम से, वेक्टर से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, नहीं तो 0 नहीं आएगा। क्योंकि जैसे अभी ये मान लो ये चीज़ है 4 और प्लस और 3 7, तो ये 7 है, किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि इनका सम कितना आ सकता है, इनका जो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी बताओ, इन दोनों की 1 से लेके 7 तक, है ना। तो उसमें 5 आएगा नहीं आएगा बीच में। तो जब ये 5 और ये -5 अपोजिट में जोड़े जाएं तो इनका 0 आ सकता है। भाई इनका 5 आया, मान लो इनका 5 इधर आया और ये वाला 5 आपने इधर जोड़ दिया, तो कितना रिजल्टेंट आएगा? 0। लेकिन यहाँ पे देखो, ये भी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेके 10 तक, और 15 में जोड़े हैं, इसको नेगेटिव करके भी जोड़ दें तो भी 0 नहीं हो पा रहा। तो यही कंसेप्ट होता है इसमें। अगर स्मॉलर मैग्नीट्यूड्स के वेक्टर का सम, वो जो लार्जर वाला जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड के से ज़्यादा या बराबर आ जाता है तो क्या होता है? 0 आ जाएगा, नहीं तो 0 नहीं आएगा, है ना। तो बताओ कौन कौन से आंसर होंगे इसमें? ए हो जाएगा क्योंकि 3 + 4 5, ये बी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। तो ए बी डी आपका आंसर आएगा। तो ये बात लिख लो क्या आप कंसेप्ट है इसका। इफ सम ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू largest magnitude, then their resultant may be 0. तो अब आपका जो है रिजल्टेंट 0 आ सकता है, नहीं तो 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो लैंग्वेज से देगा। वो बोलेगा एक आदमी पहले 10 मीटर चलता है, फिर 15 मीटर चलता है, फिर 20 मीटर चलता है, क्या वो अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच सकता है? इनिशियल पॉइंट पे पहुंचने का मीनिंग क्या है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो क्या इनका सम 0 आ सकता है? हैं? दो छोटे छोटे कौन से यहाँ पे 10 और 15 25 आ सकता है। तो ये आंसर आ जाएगा उसमें। तो इस तरह से वो ऐसे पेयर बना कर देगा, तब आपको करना है। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। कल आपकी सीट डिस्कशन होगी, है ना, करके आना सब लोग। ठीक है।